तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर, जहां पर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको लेक्चर्स देता हूं। वेलकम। मैं डॉक्टर सौरभ सर आज आपको पढ़ाने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस मतलब ब्लड क्लॉटिंग। आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है, ब्लड क्लॉटिंग के क्या क्या स्टेप हैं, और बड़े ही आसान तरीके से फ्लो चार्ट के माध्यम से हम इस लेक्चर में ब्लड क्लॉटिंग को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो जो विद्यार्थी नीट की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल का कोई कोर्स कर रहे हैं, नर्सिंग का कोई कोर्स कर रहे हैं, या फार्मेसी का कोई कोर्स कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हीमोस्टेसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल हीमोस्टेसिस होता क्या है? हीमोस्टेसिस दो वर्ड से मिलकर के बना है, होमियो और स्टेसिस। होमियो का मतलब क्या होता है? स्टॉपेज। होमियो मतलब बैलेंस बनाए रखना, समानता बनाए रखना, और स्टेसिस मतलब स्टॉपेज या रोकना या मेंटेनेंस। तो मतलब होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है? प्रोसेस ऑफ स्टॉपिंग ऑफ ब्लीडिंग एंड मेंटेन ब्लड फ्लूइडिटी। मतलब यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा रक्त स्राव को रोका जाता है और रक्त को अपनी तरल अवस्था में बनाए रखने की जो प्रक्रिया है उसे हम हीमोस्टेसिस कहते हैं। हीमोस्टेसिस की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हीमोस्टेसिस इज ए फिजियोलॉजिकल प्रोसेस दैट प्रिवेंट एंड स्टॉप, दैट प्रिवेंट एंड स्टॉप, इस पे आप गौर करिए जरा। दैट प्रिवेंट एंड स्टॉप ब्लीडिंग while कीपिंग ब्लड इन फ्लूइड स्टेट इनसाइड द ब्लड वेसल। मतलब यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो रक्त स्राव को रोकती है। जब भी कोई कट या कोई चोट लग जाए तो उसके बाद जो रक्त बहता है उस रक्त स्राव को रोकने का काम, और रक्त वाहिकाओं के अंदर रक्त को उसकी तरल अवस्था में बनाए रखने वाली जो अवस्था है, बनाए रखने वाली जो प्रक्रिया है, उसे हम कहते हैं हीमोस्टेसिस। समझ में आ गई? तो इसमें दो चीजें हैं। एक, पहला बॉडी से जो ब्लड है उसको निकलने से रोकना, और दूसरा बॉडी के अंदर यानी ब्लड वेसल के अंदर जो ब्लड है, जो उपस्थित ब्लड है, उसकी फ्लूइडिटी को, उसकी तरलता को बनाए रखना ही ये हीमोस्टेसिस कहलाता है। तो देखिए हीमोस्टेसिस जो होता है वो 3 चरणों में, 3 स्टेप में पूरा होता है। तो बात करते हैं स्टेप्स ऑफ हीमोस्टेसिस। तो सबसे पहला स्टेप है इसका वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है ब्लड वेसल का संकुचन करना, छोटा होना। तो इंजरी के तुरंत बाद होता कैसे? देखो, इंजरी के तुरंत बाद ब्लड वेसल नैरो हो जाती है। होता क्या है? जैसे कोई चोट या कोई इंजरी होती है तो उस इंजरी के तुरंत बाद क्या होता है बेटा, जो ब्लड वेसल होती है वो नैरो हो जाती है, मतलब पतली हो जाती है, जिससे क्या होता है, ब्लड फ्लो कम हो जाता है और ब्लीडिंग स्लो हो जाती है। तो ये वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन की प्रक्रिया क्यों होती है? जैसे ही चोट लगी या घाव हुआ तो उसमें से जो ब्लड बहता है, उस ब्लड को बहने को रोकने के लिए ब्लड वेसल अपनी साइज को घटा लेती है, नैरो हो जाती है, जिससे ब्लीडिंग स्लो हो जाती है। अच्छा, इसको कराने के लिए यानी इस प्रक्रिया को कराने के लिए, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन को कराने के लिए ये एंडोथेलियन और सीरोटोनिन नाम के जो हार्मोन है वो एक्टिवेट होते हैं, या सीरोटोनिन एक्टिवेट होता है। ठीक है, सीरोटोनिन क्या है? एक ऐसा केमिकल है जो हमारे शरीर में सीक्रेट होता है, ऐसा एक हार्मोन है, ऐसा एक एंजाइम है जो हेल्प करता है वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में। याद रखिएगा, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब वाहिकाओं का संकुचन। यह सबसे पहला और सबसे तेज प्रक्रिया होती है जो इमीडिएटली, तुरंत जैसे ही चोट लगती है, तुरंत जैसे ही घाव होता है या ब्लड बहना स्टार्ट होता है, ब्लड वेसल्स अपने आप को नैरो करना स्टार्ट कर देती हैं एंडोथेलियम और सीरोटोनिन के कारण। उसके बाद में दूसरी प्रक्रिया है, सेकंड जो स्टेप है वो है प्राइमरी हीमोस्टेसिस, मतलब प्राथमिक हीमोस्टेसिस। इसका मतलब क्या होता है, यानी इसका गोल क्या है, क्यों किया जाता है? फॉर्मेशन ऑफ प्लेटिलेट प्लग। क्योंकि जैसे ही ब्लड वेसल का साइज छोटा हुआ तो वहां पर क्या होगा, फिर भी ब्लड नहीं रुकेगा। तो ब्लड को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो प्लेटिलेट है, ब्लड की 3 सेल होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटिलेट। जिनमें से प्लेटिलेट जो सेल होती है वो क्या करेगी, वो प्राइमरी हीमोस्टेसिस में भाग लेगी। मतलब ये क्या करेगी, एक प्लग, एक रक्त का थक्का जमाने का कार्य करेगी। तो समझते हैं किस तरीके से प्राइमरी हीमोस्टेसिस होती है। पहले, सबसे पहले क्या होता है, प्लेटिलेट अडेशन, मतलब उस पर्टिकुलर साइट पर, उस जगह पर जहां पर चोट लगी है, उस जगह जाकर के प्लेटिलेट, या जहां से ब्लड बह रहा है, रक्त स्राव हो रहा है, उस जगह जाकर के प्लेटिलेट चिपक जाती है, मानी अधेशन हो जाता है। उसके अलावा प्लेटिलेट एक्सपोज्ड कोलेजन, यानी जो प्लेटिलेट है वो कोलेजन फाइबर्स पर चिपक जाते हैं। तो एक फैक्टर है जिसका नाम है
वॉन विलिब्रांड फैक्टर, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। यदि ये एक्टिवेट हो जाता है तो इसके एक्टिवेशन से आगे की जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस है, यानी ब्लड के जमने की जो प्रक्रिया है, ब्लड के थक्का बनने की जो प्रक्रिया है, वो स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे मुख्य, सबसे इंपॉर्टेंट, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, स्टार बना लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यदि कोई है तो वो वॉन विलिब्रांड फैक्टर है। आगे मैं आपको बाय द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट की मदद से आपको इसको मैं पूरी तरह से समझा दूंगा। दूसरा स्टेप क्या होता है, प्राइमरी हीमोस्टेसिस में प्लेटलेट एक्टिवेट हो जाती है। तो पहले क्या हुआ, प्लेटलेट उस भाग पर जहां से ब्लड निकल रहा है वहां पर जाकर अधेयर हो गई, मतलब चिपक गई। अब क्या होगा, प्लेटलेट शेप चेंज करते हैं। तो प्लेटलेट एक्टिवेट होकर के अपनी शेप को चेंज करते हैं और ग्रेन्यूल रिलीज करते हैं। जो ग्रेन्यूल्स है वो क्या रिलीज करते हैं, एडीपी, सेरोटोनिन और थ्रोम्बोएक्सिन ए2। तो ये क्या करेंगे, आगे की जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म है उसको स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद में क्या होगा, प्लेटलेट एग्रीगेशन, मतलब प्लेटलेट अब इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे उस पर्टिकुलर साइट पर, उस जगह पर। तो जो एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स हैं वो आपस में जुड़ करके टेम्परेरी प्लेटलेट प्लग बनाती हैं। क्या करती हैं, जो एक्टिवेट प्लेटलेट्स हैं वो आपस में जुड़ के टेम्परेरी प्लेटलेट प्लग बनाते हैं। ठीक है, प्लग मतलब थक्का। तो ये जो टेम्परेरी प्लग है वो टेम्परेरी होता है और वीक होता है, मतलब अस्थायी होता है और कमजोर होता है। अस्थायी होता है और कमजोर होता है। तो इसको सेकेंडरी हीमोस्टेसिस की प्रक्रिया के द्वारा इसको परमानेंट कर दिया जाता है। टेम्परेरी से क्या हो जाएगा, अब ये परमानेंट हो जाएगा। तो हमने क्या समझा, प्लेटलेट आकर के वहां पे अटैच हुई, फिर एक्टिवेट हुई, और एक्टिवेट होने के बाद में एग्रीगेट, मतलब वहां पर इकट्ठी होने लग गई। इतनी प्रोसेस आपको क्लियर हो गई। अब क्या होगा, अब होगी सेकेंडरी हीमोस्टेसिस स्टार्ट। तो सेकेंडरी हीमोस्टेसिस स्टार्ट होने से पहले थोड़ा सा मैं आपको क्लॉटिंग फैक्टर्स के नाम याद करवाता हूं, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है क्लॉटिंग में। ब्लड को थक्का जमाने के लिए, ब्लड को क्लॉट करने के लिए जो फैक्टर काम में आते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्लॉटिंग फैक्टर के नाम से जानते हैं। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और क्लॉटिंग फैक्टर्स के नाम आपको सीरियल वाइज याद करने हैं। तो कैसे, पहले क्लॉटिंग फैक्टर का नाम होता है फिब्रिनोजन, दूसरे क्लॉटिंग फैक्टर का नाम होता है प्रोथ्रोम्बिन, तीसरे का नाम होता है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन या टिश्यू फैक्टर, चौथे नंबर का जो होता है वो होता है कैल्शियम, पांचवें नंबर का है प्रो एसिलेरिन या लेवाइल फैक्टर, और छठवें का नॉट डिफाइन, इसको भी डिफाइन नहीं किया गया। उसके बाद सातवें नंबर का होता है प्रो कन्वर्टिन या स्टेबल फैक्टर, आठवें नंबर का जो क्लोटिंग फैक्टर है उसका नाम है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, नौवें नंबर का जो क्लोटिंग फैक्टर है उसका नाम है क्रिसमस फैक्टर, दसवें क्लोटिंग फैक्टर का नाम है स्टूवर्ट प्रोवर फैक्टर, और 11वें क्लोटिंग फैक्टर का नाम होता है बेटा प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, 12वें नंबर का क्लोटिंग फैक्टर है हेगीमैन फैक्टर, और 13वें नंबर का जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो है फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो टोटल कितने फैक्टर होते हैं बेटा, 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं जो हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में। तो इनको आपको सीरियल वाइज लाइन से बेटा याद करना है, पहले का नाम कौन सा है, दूसरे का कौन सा है, तीसरे का कौन सा है, इस तरीके से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम सीधे सीधे सेकेंडरी हीमोस्टेसिस या द्वितीयक हीमोस्टेसिस की तरफ। तो इसका गोल क्या है, इसका गोल है स्ट्रॉन्ग फिब्रिन क्लॉट। मतलब हमने क्या देखा कि प्राइमरी हीमोस्टेसिस में क्या हो गया था बेटा, एक क्लॉट बन गया था, एक क्लॉट बन गया था जो कि टेम्परेरी था। अब उस टेम्परेरी प्लग को परमानेंट बनाने के लिए क्या किया जाएगा, इस फिब्रिन का जो फिब्रिनोजिन है उसको फिब्रिन में बदल के फिब्रिन की फाइबर्स के द्वारा उसको स्टेबलाइज किया जाएगा। तो ये इसका गोल है। तो यह प्रोसेस को कोगुलेशन कैस्केड भी कहते हैं, इस प्रक्रिया को कोगुलेशन कैस्केड भी कहते हैं। ये दो मार्ग यानी दो पाथवे से होती है। पहला है इंट्रिंसिक पाथवे जो कि आंतरिक पाथवे या आंतरिक मार्ग कहलाता है, और दूसरा है एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होगा, जैसे ही ब्लड वेसल के अंदर डैमेज होगा, डैमेज इनसाइड द ब्लड वेसल, अगर आंतरिक यानी अंदर से यदि ब्लड वेसल डैमेज होगी तो उसमें क्या होगा, 12वें नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर, 11वें का, 9th का और 8वें नंबर का जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो इसमें इन्वॉल्व होगा। मतलब इंट्रिंसिक पाथवे जो अंदर आंतरिक जो मार्ग है उसमें ये क्लॉटिंग फैक्टर काम में आते हैं, जिनके नाम मैंने आपको ऊपर बता दिए हैं। एक्सट्रिंसिक पाथवे जो होता है उसमें आउटसाइड दी वेसल जब इंजरी होती है तो थर्ड क्लॉटिंग फैक्टर और सेवेंथ क्लॉटिंग फैक्टर ये काम में आते हैं। तो अब समझेंगे इसको पाथवे के थ्रू, ठीक है। और दोनों के दोनों जो पाथवे हैं वो फैक्टर एक्स मतलब 10th क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करते हैं। तो अब समझो किस तरीके से क्या होता है। तो एक कॉमन पाथवे बता रहा हूं मैं आपको, एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझाना चाह रहा हूं कि ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म क्या होती है। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, इंजरी टू दी ब्लड वेसल, मतलब किसी भी रक्त वाहिनी में ब्लड वेसल में क्या हुई, चोट लगी। ठीक है, तो जैसे ही इंजरी होती है तो इंजरी के तुरंत बाद क्या होता है बेटा, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। समझना ध्यान से, इंजरी के तुरंत बाद जैसे ही ब्लड वेसल में कोई इंजरी हुई तो उसकी वजह से वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, मतलब ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट होगी। मतलब ये क्या होगी, तुरंत संकुचित हो जाएगी, ब्लड वेसल नैरो हो जाएगी।
जैसे ही ब्लड वेसल नैरो होगी तो पहले की अपेक्षा अब कम ब्लड बहना स्टार्ट होगा, क्योंकि हीमोस्टेसिस का सीधा सीधा मोटिव क्या है, सीधा सीधा अर्थ क्या है, ब्लीडिंग को रोकना। तो प्राइमरी हीमोस्टेसिस स्टार्ट हो जाएगी वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद में। जैसे ही वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा बेटा, उसकी वजह से प्राइमरी हीमोस्टेसिस की प्रक्रिया जो है, यानी प्लेटलेट का प्लग बनने की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या होगा, दो काम होंगे यहाँ पर। एक प्लेटिलेट का अडेशन होगा, माने प्लेटिलेट चिपकेंगी और प्लेटिलेट एक्टिवेट होंगी। तो जो प्लेटिलेट का अडेशन है उसको कराने के लिए बोन ब्लीवरान फैक्टर हेल्प करता है, और प्लेटिलेट जैसे ही एक्टिवेट होती है तो एडीपी और थ्रोम्बोएक्सिन ए2 सीक्रेट करती है। ठीक है, तो जो क्या करती हैं, जो आगे की तरफ प्लेटिलेट को एग्रीगेट कराने का काम करती है, मतलब प्लेटिलेट को इकट्ठा कराने का काम करती है। तो जैसे ही प्लेटिलेट एक्टिवेट होती हैं तो वो तुरंत ये फैक्टर्स को सीक्रेट करके प्लेटलेट को इकट्ठा कराती हैं और एक टेम्परेरी प्लग का फॉर्मेशन करती है। एक टेम्परेरी प्लग बनता है, जैसे अस्थाई प्लग कहते हैं। ठीक है, उसके तुरंत बाद जैसे ही प्राइमरी हीमोस्टेसिस कंप्लीट होती है, टेम्परेरी प्लग बना, तो ये टेम्परेरी प्लग जो है आगे चल के परमानेंट होगा, तो उसके लिए सेकेंडरी हीमोस्टेसिस जिम्मेदार है। सेकेंडरी हीमोस्टेसिस स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम कोआगुलेशन कैस्केड भी कहते हैं। मतलब यहाँ से जमावट का मतलब, यहाँ से ब्लड क्लॉटिंग का जो क्रम है वो स्टार्ट हो जाता है। तो कैसे होगा, सबसे पहले इंट्रेंसिक, हमने जैसा कि जाना कि सेकेंडरी हेमोस्टेसिस दो पाथवे में होती है, इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक। तो इंट्रेंसिक पाथवे में क्या होगा, जो सबसे पहले 12th क्लॉटिंग फैक्टर 11th को एक्टिवेट करेगा, 11th 9th को एक्टिवेट करेगा, 9th बेटा किसको, 8वें को एक्टिवेट करेगा। और इधर एक्सट्रेंसिक पाथवे में तीसरे और सातवें मिलकर के क्या करेंगे, ये अब सभी जितने भी एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक के जितने भी पाथवे में जो क्लॉटिंग फैक्टर काम में आए थे, इनके नाम मैंने आपको ऊपर बता दिए। ये जो काम में आए थे वो सिर्फ और सिर्फ फैक्टर एक्स मतलब क्लॉटिंग फैक्टर 10th को एक्टिवेट यानी सक्रिय करने का काम करते हैं। यही एक मेन और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट एक ब्लड क्लॉटिंग का स्टेप है। यहीं पर क्या हो गया, इन सभी क्लॉटिंग फैक्टर ने मिल करके फैक्टर एक्स को मतलब 10th क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट कर दिया। यहीं से क्लॉटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब यहाँ पर अब क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन जो है थ्रोम्बिन में बदल जाएगा। जैसे ही क्लॉटिंग फैक्टर एक्स मतलब 10th क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट होगा, तो वो प्रोथ्रोम्बिन क्लॉटिंग फैक्टर को थ्रोम्बिन में बदल देगा, जो कि एक की एंजाइम है। मतलब यहीं से स्टार्ट होती है बेटा क्लॉटिंग की मैकेनिज्म। थ्रोम्बिन ही तो क्या बनाता है बेटा, ये थ्रोम्बिन ही क्या बनाता है, थ्रोम्बस। ये थ्रोम्बिन ही क्या बनाता है, थ्रोम्बस, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लॉट। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, क्लॉट। ठीक है, यानी रक्त का थक्का, थक्का। ठीक है, तो ये मुख्य एंजाइम होता है। जैसे ही थ्रोम्बिन एक्टिवेट होता है, तो थ्रोम्बिन एक्टिवेट होने के तुरंत बाद फिब्रिनोजिन फिब्रिन में बदल जाता है। फिब्रिनोजिन फिब्रिन में बदल जाता है, जो कि फाइनल कोट मैश मतलब एक मजबूत जाल बनाता है। फिर जैसे ही फिब्रिनोजिन से कन्वर्ट होकर के फिब्रिन में बदलता है, तो वहीं पर एक फैक्टर है जिसका नाम है स्टेबलाइजिंग फैक्टर, स्टेबलाइजिंग फिब्रिन फैक्टर। तो ये जो क्लॉटिंग फैक्टर है, इसको एक मजबूत और स्थायी थक्का बनाने में मदद करता है। मतलब जो फिब्रिन बनी है, फिब्रिनोजिन से जो फिब्रिन की फाइबर बनी है, अब उनको ये स्टेबल करके रखेगा, उनको अपनी जगह जमा करके रखेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा बेटा, क्लॉट रिट्रैक्शन। अब आगे धीरे धीरे क्लॉट रिट्रैक्ट होगा, मतलब थक्का सिकुड़ता जाएगा और बाद में फिब्रिनोलाइसिस हो जाएगी। मतलब धीरे धीरे करके वो थक्का जो है घुल जाएगा और हमारे शरीर से अलग हो जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया थी बेटा, अब यहाँ पर आकर के कंप्लीटली ब्लड रुक चुका है, पूरी तरह से ब्लड बहना हमारे शरीर से बंद हो गया है। तो आपने देखा होगा, जब भी ब्लड हमारे शरीर से बहता है तो उसके बाद में एक थक्का जैसा हमारी उस चोट पर, उस स्थान पर लग जाता है, तो वही बनने की जो प्रक्रिया है वही हीमोस्टेसिस या ब्लड क्लॉटिंग कहलाती है। अब इसका पूरा समरी एक बार देख लेते हैं, मतलब जो हमने पढ़ा ब्लड क्लॉटिंग में उसको एक बार रिवाइज कर देते हैं। तो इसमें सबसे पहले हीमोस्टेसिस क्या होती है, इसका मतलब होता है बेटा स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को रोकना। इसके 3 स्टेप होते हैं, कौन कौन से, वैसोकंस्ट्रिक्शन, प्राइमरी हीमोस्टेसिस और सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। उसके अलावा प्राइमरी हीमोस्टेसिस में क्या होता है, प्लेटलेट का प्लग बनता है, सेकेंडरी में फिब्रिन का एक परमानेंट क्लॉट बन जाता है। याद रखिएगा, ये एक बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन इसको याद रखना, कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। मतलब ब्लड क्लॉटिंग के लिए कैल्शियम बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जिम्मेदार है। उसके बाद में फिब्रिनोलाइसिस रिमूव द क्लॉट आफ्टर हीलिंग। जैसे हीलिंग की प्रक्रिया हो जाती है, जैसे ही घाव भर जाता है, तो फिब्रिनोलाइसिस के द्वारा उस क्लॉट को रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। और इंपॉर्टेंट बात, बॉल ब्रीवान जो फैक्टर है वो प्लेटिलेट के एडेशन के लिए, प्लेटिलेट को जोड़ने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और लास्ट पॉइंट, थ्रोम्बिन इज द की एंजाइम। याद रखिएगा, जो थ्रोम्बिन एंजाइम है वो एक की एंजाइम होता है, जो हेल्प करता है बेटा
ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस को बेटा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को बेटा लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ में शेयर करिए। जैसा कि आप जानते हैं, जो स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या मेडिकल के लिए कोई प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सभी को मैं इंपॉर्टेंट लेक्चर बेटा इस समय प्रोवाइड कर रहा हूँ। सेल से लेकर के नर्वस सिस्टम की पूरी सीरीज हमारी चल रही है। तो ऐसे बच्चे जो कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं किसी भी कारण से, या घर से अपनी स्टडी कर रहे हैं, घर से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस पे मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बेटा इस समय दे रहा हूँ। और मेरी कोशिश रहेगी अच्छे से अच्छे लेक्चर बेस्ट क्वालिटी के साथ में अच्छे तरीके से समझा करके मैं आपको दूँ। तो बेटा इसी तरह से मिनी अटेम्प्ट को प्यार बनाते रहिए और चैनल को बेटा ज़रूर सब्सक्राइब करिए और साथ के साथ बेटा कमेंट ज़रूर करिए, जिससे मुझे पता चले मेरी जो फैमिली है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस की, उसमें कौन-कौन इस समय है। ठीक है? थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में।